सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 8th क्लास, सब्जेक्ट है साइंस, लेसन नंबर है 7, टॉपिक है पौधे व जंतुओं का संरक्षण। आज हम इस लेसन में पौधे व जंतुओं के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है, पौधे व जंतुओं का संरक्षण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे व जंतु पाए जाते हैं। नाना प्रकार के मतलब अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए? मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और उनके भली प्रकार से रहने के लिए पौधे व जंतु आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इन जीवों के अस्तित्व के लिए कौन खतरा बन गया है? वनोन्मूलन। अब हम बात करते हैं वनोन्मूलन के बारे में। क्या होता है वनोन्मूलन? वनोन्मूलन तो ये समस्त जीवों के अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। क्या होता है ये, इसके बारे में देखते हैं। तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर, वनों को जब समाप्त कर दिया जाता है तो उनसे प्राप्त जो भूमि है उसका अन्य कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। वन में वृक्षों की कटाई, वन में जो वृक्ष होते हैं उनकी कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। वो उद्देश्य कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वन में जो वृक्ष हैं उनको काट दिया जाता है। इसके बाद घरों और कारखानों का निर्माण करने के लिए भी वृक्षों की कटाई की जाती है। तीसरे नंबर पर है फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी वृक्षों की कटाई की जाती है। इसके बाद है दावा नल व भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण बताए गए हैं। इसी के कारण, इन्हीं कारणों से वृक्षों की कटाई की जाती है। अब हम बात करते हैं वनोन्मूलन के परिणाम। क्या क्या परिणाम होते हैं इसके? तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप एवं प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो ताप में वृद्धि होती है और प्रदूषण में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और भौमजल स्तर का निम्नीकरण हो जाता है। इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और भौमजल स्तर का निम्नीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन को प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित करता है। वनोन्मूलन से क्या प्रभावित होता है? प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। यदि लगातार इसी प्रकार वृक्षों की कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके बाद हम बात करें प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? CO2 को। तो कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित क्या करती है? ये पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है? सूखा पड़ता है। इसके बाद मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी भी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुणों में पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा अपरदन के बारे में। तो भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर जो चट्टानें होती है वो दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी आने लगती है। इसकी उर्वरकता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है और धीरे धीरे उर्वर जो भूमि होती है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और इसी क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता व भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? बाढ़ आती है। मृदा के कुछ अन्य गुण बताए गए हैं, जैसे कि पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार व
सरकार ने विभिन्न प्रकार के वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र आरक्षित किए हैं। इनमें पौधे व जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसमें वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं क्या होते हैं ये। यह वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जंतु तथा उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ में सुरक्षित रह सकते हैं, जहाँ पर जंतुओं और उनके आवासों को सुरक्षित रखा जाता है। दूसरे नंबर पे है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पर वह स्वतंत्र या स्वतंत्र का मतलब होता है निर्बाध रूप से आवश्यक व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या होते हैं ये, तो वन्य जीवों, पौधों एवं जंतुओं के संसाधनों तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल क्षेत्र क्या कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं जैव मंडल के बारे में। क्या होता है जैव मंडल, तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी का वह भाग होता है जैव मंडल जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जो जीवन यापन करने के योग्य होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों, उनके पारस्परिक संबंधों एवं पर्यावरण से उसका संबंध है। अब हम बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके लिए इसमें क्या होता है कि जैव विविधता का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को जो विभिन्न प्रजातियां होती है उनको सुरक्षित रखा जाता है। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता व उसकी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के बारे में। हमारे आसपास हमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे व जीव जंतु देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जंतु व पौधे क्या करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात, जबकि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो पौधों व जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्रीय राज्य या देश के विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है, तो सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे में अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि सजीवों का वह समूह जो एक दूसरे में अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ या अन्य जाति के सदस्यों को छोड़ करके जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद है वन्य प्राणी अभयारण्य। इसको अगली क्लास में